everyone, my name is Rajesh Singh and I welcome all of you in my physics classes. This session is for class 12th and we are studying chapter 3 current electricity. बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। हम आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा आपका इस पूरी दुनिया का फेवरेट टॉपिक है ओम्स लॉ। हालांकि मैंने देखा है कि बहुत से प्लस 2 के बच्चे इस टॉपिक को बड़े हल्के में लेते हैं, है ना। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लेने जाता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट इज ओम्स लॉ या उसके एक ही दो क्वेश्चन पूछ दूँ तो बस सारा दिमाग उनका जो था आउट हो जाता है ना। कोई भी चीज़ हल्की नहीं होती है, तो उसको हमने कितना डिटेल में पढ़ा है ये हम पे डिपेंड करता है। और प्लस 2 में तो डिटेल की कोई लिमिट ही नहीं है ना। आप अपनी तरफ से फुल कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन जो भी आएगा जैसा भी आएगा उसके हिसाब से उससे निपट लिया जाएगा, ठीक है ना। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ओम्स लॉ। हम इस चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं करंट के बारे में, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और कई छोटे छोटे टॉपिक्स भी हम आपको इसमें बता चुके हैं मोबिलिटी की तरह। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वह है ओम्स लॉ। थोड़ा सा हो सकता है लेक्चर आपका लेंथी हो जाए, लेकिन मैं जितना पॉसिबल होगा आज उसको फिनिश करूंगा और इसका एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि इसमें से टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस और कुछ ग्राफ्स को फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज पढ़ते हैं ओम्स लॉ। मुझे मालूम है आप क्या चाह रहे हैं, पहले वही कहेंगे उसके बाद में ओम्स लॉ शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कि अगर कभी कभी मैंने देखा है कि हम लगातार कोई काम जब करते रहते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें रास्ते में आती हैं, बहुत सारी हर्डल्स जो होते हैं वो रास्ते में आते हैं। आज हर्डल का ही सारा खेल है यहाँ पर, जो हम पढ़ेंगे सब हर्डल ही है ना। तो बहुत सारी मुश्किलें रास्ते में आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। और फिर अपना काम वहीं पर रोक देते हैं और ये भूल जाते हैं कि जहाँ से हमने रोका है जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ से शुरू नहीं होगा, फिर से शुरुआत से शुरू होगा। इसलिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते जाना है। इस सारी बातों को, इस पूरे ज्ञान को 4 लाइनों में समेट के मैं आपके लिए लाया हूँ। और वो 4 लाइनें क्या है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। सफ़र में अगर मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर कीमत घट जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो अक्सर कीमत घट जाती है और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और भी बढ़ जाती है ना। तो चलिए अपनी कीमत बढ़ानी है आज, देखते हैं आप कितने प्रेशियस हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं ओम्स लॉ से। मज़ा आ रहा होगा, है ना। मुझे मालूम है ये डोज ज़रूरी है, ये डोज के बगैर आपका मन ही नहीं लगता। अब शुरुआत करते हैं। यस, नाउ आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू माय टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक? ओम्स लॉ। एक बहुत होशियार से साइंटिस्ट आए आप लोगों की तरह, और उन साइंटिस्ट ने 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को और वोल्टेज को आपस में कोरिलेट किया। और कोरिलेट करने के बाद में उन्होंने जो पाया वही दे दिया ओम्स लॉ की फॉर्म, ठीक है ना। जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप निकाली। उस रिलेशनशिप को ही कहा गया ओम्स लॉ। और वो रिलेशनशिप है क्या? इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the potential difference across the end of the wire. Across the ends of a wire, provided all the physical conditions
कांस्टेंट। जब नियम लिखते नहीं इतना, है ना, आगे क्योंकि ओम्स लॉ इसलिए हमने इतना लिख दिया। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? इफ वी हैव अ वायर in which the current I is moving from one place to another place, करंट I मूव कर रही है, ये इसके दो एंड्स हैं वायर के, A और B, ठीक है ना, और इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अगर फिजिकल कंडीशंस न बदले, वो सेम रहे, वो कांस्टेंट रहे, फिजिकल कंडीशंस क्या, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि ह्यूमिडिटी, अगर ये सब चीजें न बदले, ये कांस्टेंट रहे, ये सेम रहे, तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। किसी भी वायर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस वायर में फ्लो होने वाली जो करंट होगी, वो हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, I proportional to V। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V proportional to I, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी से हटा करके RI, जहाँ पर R क्या है? एक कांस्टेंट है, ऐसे भी, अरे चलो भाई तुम्हारी फेवरेट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, V is equals to IR, यहाँ पर R क्या है? R है एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जाना जाता है किस नाम से? रेसिस्टेंस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? रेसिस्टेंस के नाम से। कहानी समझ में आई? किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रही है और उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अक्सर मैंने देखा है कि मैं बच्चों से पूछता हूँ कि ओम्स लॉ की ये वाली फॉर्म सही है या ये वाली फॉर्म सही है, I proportional to V करेक्ट है या V proportional to I करेक्ट है? अब आप तुरंत वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। V proportional to I सही है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ जाएगा। I proportional to V में अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा रिलेशनशिप। भैया ये दोनों ही फॉर्म सही है, ये लिखेंगे तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, जबकि ये लिखेंगे तो कांस्टेंट कंडक्टेंस यानी कि G आएगा, कैपिटल G से उसको रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस। फॉर्म्स दोनों सही है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा I प्रोपोर्शनल टू V में या V प्रोपोर्शनल टू I में कौन सी फॉर्म सही है। बोथ द फॉर्म्स आर एब्सोल्युटली राइट। ओम्स लॉ के लिए क्योंकि हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, इसलिए हम लोग इस वाली फॉर्म को ले लेते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, है ना, which is V is equals to RI। तो हमने जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से हटाया तो वहां पर एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास, क्या? R। R इज व्हाट? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट इतना ही है, और 10th में भी आपने इतना ही पढ़ा होगा, पढ़ा है ना भाई? फिर अंतर क्या रह गया? हमने 10th और 12th में, जब 10th में भी वही पढ़ना था, 12th में भी वही पढ़ना था, तो फिर फर्क क्या है? 12th में हम क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे, ये V इक्वल्स टू IR हम प्रूफ करेंगे, है ना। जॉर्ज साइमन ओम ने क्या जो लॉ निकाला था उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। लॉज के कोई प्रूफ नहीं होते, लेकिन तब भी हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि आदत है अम्फान तूफान लाने की। चलिए, तो नाउ वी प्रूफ ओम्स लॉ। लॉज जो होते हैं वो एग्जैक्टली वही होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होते हैं, हम उनको बस प्रूफ कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए प्रूफ करो ओम्स लॉ, है ना। चलिए, ओम्स लॉ को प्रूफ करने का बहुत 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 आसान तरीका है। उसके लिए आपको क्या होगा, हमारे पिछले वीडियोस के कुछ टॉपिक्स को ध्यान में रखना होगा, तभी आप इस ओम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। मैंने कहा ना, एक चीज अपनी पिछले डेरिवेशन से, अपने पिछले टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हम इसको पहले प्रूफ कर देते हैं और उसके बाद में आपको समझाएंगे रेजिस्टेंस के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, है ना। प्रूफ कर दिया, ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमको दो फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, I इज इक्वल्स टू ANEVD, पढ़ा है ना सभी ने? दैट रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इज इक्वल्स टू ANEVD, पढ़ा सभी ने? सब होशियार है।
ए एन ई। अभी अगर मैं सबके बारे में पूछूं सब लोग बता देंगे। व्हाट इज आई? करंट। व्हाट इज ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ई इलेक्ट्रॉन्स का नोटिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉन्स। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं, शिफ्ट हो रहे होते हैं, खिसक रहे होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना? क्या पढ़ा है हमने? E into tau upon n। और अगर हम इसकी जगह पर v अपॉन n लिख दें तो भी कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना? ये वाला फॉर्मूला भी तो पढ़ा है आप लोगों ने। E v tau upon ml, ठीक है ना? व्हाट इज E v E tau upon ml? जहां पर m l v और जो l है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए यहाँ पर यूज किया। चलिए, I इक्वल्स टू ए एन, ई और ई मिलकर के ई स्क्वायर हो जाएंगे, ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, और अपॉन एम एल को मैं सेपरेट कर देता हूं और v को मैं अलग कर देता हूं, ठीक है ना? ये v कहाँ आ जाएगा? I के अपॉन में आ जाएगा। I अपॉन v इक्वल्स टू ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन एम एल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v अपॉन आई इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। कोई डाउट तो नहीं है? अब एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ ये क्या है? आगे देख के पता चल जाएगा ये क्या है। अरे ये तो वही आ गया जो हम लोगों को ओम अंकल ने बताया था, v इक्वल्स टू आई आर। v अपॉन आई इज इक्वल्स टू, क्या ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है? देखिए कैसे कांस्टेंट है। m मास कांस्टेंट, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो हमने कंसीडर करी है, लेंथ को हमने घटाया या बढ़ाया तो है नहीं। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो लेंथ में तो कोई बदलाव आने वाला है नहीं, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर नहीं हमने चेंज किया है। नंबर डेंसिटी, अगर कोई पूरे के पूरे वॉल्यूम में कोई बदलाव ही नहीं आया, लेंथ में और वॉल्यूम में कोई बदलाव ही नहीं आया, तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उतना ही रहेंगे। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। मतलब अगर बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी ना, और जब वो एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे और तेजी से मूव करने लगेंगे, और जब बहुत तेजी से वो मूव करने लगेंगे तो उनको कोलिजन के बीच में टाइमिंग बहुत कम मिलेगी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से मूव करने लगेंगे, जब बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे तो क्या होगा? उनके कोलिजन्स के बीच में, सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम गैप होता है जिसे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, वो कम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम तो कांस्टेंट रहना ही है। अल्टीमेटली ml अपॉन ए एन स्क्वायर इंटू टाउ ये आपका कंप्लीटली कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है R से, व्हिच इज द रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू I, ये तो ओम्स लॉ की फॉर्म है नहीं है? ये हमें ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। और इन सारी कहानी को अगर मैं छोड़ दूं तो यहां पर लिखेंगे वेयर R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब सबको छोड़ दो, इस वाले पॉइंट को पकड़ लो, बस आप रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दोगे और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है ना? The question is what is resistance? अगर एक वायर है, इसमें करंट I मूव कर रही है, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है ना? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे समझिए कि इस वायर में करंट I मूव कर रही है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो अपोज किया जाता है वो किसकी वजह से किया जाता है? रेजिस्टेंस की वजह से किया जाता है।
और ये कहां से आता है? ये प्रॉपर्टी है किसकी? उस कंडक्टर की। ऐसे समझिए कि आप किसी गली में मूव कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, वो गली पतली है, वो गली चौड़ी है, या वो जगह कैसी है, क्या आपका मूवमेंट वहां पर अपोज होगा? ऑब्वियसली हर जगह पर जहां पर भी आप मूव करते हैं वहां पर आपके मोशन को अपोज किया जाता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जब अपोज किया जाता है, किसकी वजह से? उस कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी की वजह से, जिस कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है हर्डल, रुकावट, है ना, अपोज, ऑब्स्ट्रक्शन। तो it is the property of a conductor, it is the property of a conductor by which the electric current is opposed in it is called electrical resistance. ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है R is equals to V upon I से, यानी कि उस वायर में कितना वोल्टेज है और उस वोल्टेज की वजह से उस वायर में कितनी करंट है, इसके रेशियो से ही पता लगाया जा सकता है कि उस वायर का, उस कंडक्टर का, उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है ना? अभी भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था रेजिस्टेंस के लिए, R इज इक्वल्स टू ml अपॉन ANE स्क्वायर इंटू टाउ। अगर टेम्परेचर्स या फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला हमने किसी वायर के लिए ये कैलकुलेट किया था, R इज इक्वल्स टू ml अपॉन ANE स्क्वायर इंटू टाउ। क्वेश्चन ये आता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते ही करते हैं, और जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है ओम। ये एक सिंबल है, ओमेगा इसको बोलते हैं। हालांकि ओमेगा लिखते समय ओमेगा नहीं लिखते हैं, अगर ये लिखा तो आप ये ओम को ही नोटिफाई करेगा कि 5 ओम है, 10 ओम है। इस सिंबल का नाम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये इसकी SI यूनिट हो जाती है ओम। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात जो है, इस फॉर्मूले को देखिए और उस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे बताइए, क्या मास तो बदल नहीं सकता, क्योंकि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। नंबर डेंसिटी, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के लिए नंबर डेंसिटी भी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ही रहेगी। अगर बदल सकता है तो सिर्फ या L, A और टाउ। और ये कब बदल सकता है? जबकि आप टेम्परेचर में चेंजेस लेकर जाएंगे, जब आप टेम्परेचर को बदल देंगे। तो मैं सबसे पहली बात अगर लिखूं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी, रेजिस्टेंस भी घटेगा। दूसरा डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर या थिकनेस पर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा वो फैक्टर इस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप देखिए, मैंने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इस बेसिस पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। इस रिलेशन को इंप्लीमेंट करके, हालांकि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा और उसमें फिर कुछ ग्राफ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं फिलहाल इसको इतना छोड़ता हूँ, ये बता करके कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। और ये रिलेशन निकलता कहाँ से, हमने आपको बता दिया, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाने की वजह से उसका टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और इसी वजह से रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। चौथा है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
4 फैक्टर्स पर डिपेंड हो गया। कौन कौन से? लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। लेंथ के डायरेक्टली, एरिया की इनवर्सली, टेम्परेचर की डायरेक्टली, और चौथा जो आपका है ये अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सबका रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगा। ये मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर ही डिपेंड करता है। क्लियर हो गई यहाँ तक सारी बात? सही है ना? रेजिस्टेंस के बारे में इतना सब कुछ हमने जान लिया। और इसके बाद में जो मैंने बताया कि टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस का, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो एक डिटेल टॉपिक होगा समझने के लिए। और फिर कुछ ग्राफ्स वगैरह भी होंगे, वो भी मैं आपको उसी में समझाऊंगा। आप सोच रहे हो सर आपने इस फॉर्मूले को रब नहीं किया, बहुत मोहब्बत होगी आपको रेजिस्टेंस। अरे ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। आप समझ तो गए होंगे। रेजिस्टिविटी जनरली 10th में जो हमने पढ़ा पहले बता देता हूँ, उसके बाद में फिर इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर देंगे। और उसके बाद में फिर आज के लेक्चर को थोड़ा सा हल्का ही बाइंड अप, क्योंकि एक डिटेल टॉपिक था। रेजिस्टेंस आपका एक अच्छा टॉपिक था और इसको पढ़ने के लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम भी हमको चाहिए, इसलिए थोड़े बहुत टॉपिक पढ़ा करके फिर मैं उसको बाइंड करूँ। शुरुआत में हालांकि मैंने सोचा था थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन लेंदी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप धीरे धीरे करके समझते चलिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में किसी भी बात को। ठीक है? रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा था कि इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिससे कि इन दोनों को मिलाकर के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, देन वी विल गेट अनदर कांस्टेंट व्हिच इज रो एल ए। यहां पर कांस्टेंट क्या है? रो है। और उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया जा रहा है? रेसिस्टिविटी। हालांकि एक ही फैमिली की है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, लेकिन क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर आएगा दोनों में, अभी हम लोग समझ जाएंगे 2 मिनट में। यहाँ पर रो क्या है? कांस्टेंट है और उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, और उसकी ऐसा यूनिट होगी ओम मीटर। ये याद नहीं करवा रहा हूँ, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेगा आर ओम मीटर स्क्वायर और अपॉन मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल होगा, तो ओम मीटर जो होगी वो एस आई यूनिट आ जाएगी रेजिस्टिविटी की। ये तो थी वो कहानी जो हम लोग शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब उस फॉर्मूले के बेसिस पर समझेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस तरीके से डिफर है, या कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सीधे सीधे लहजे में, मास कभी बदलेगा नहीं, एन स्क्वायर इंटू टाउ कभी बदलेगा नहीं। अगर एक फिक्स टेम्परेचर की बात करते हैं, तो अगर सर फॉर्मूला तो आपने रब कर ही दिया, चलो बताते हैं क्या है। अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लूं, तो ये क्या होगा? R इंटू ए और अपॉन एल होगा फॉर्मूला। अभी भी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। जरा इस फॉर्मूले को देखिएगा और समझिएगा कि रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पर किस तरीके से डिपेंड करती है। अरे भूल जा भाई, रेजिस्टिविटी लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड करती ही नहीं है। नोट कर लो इसे कहीं भी। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस नेवर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप एंड साइज, इट नेवर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और इट्स एरिया। एक कॉपर छोटा वायर है, एक कॉपर बड़ा वायर है। छोटे वाले कॉपर की रेजिस्टिविटी भी वही होगी जो बड़े वाले वायर की रेजिस्टिविटी है, कॉपर की रेजिस्टिविटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कॉपर की कुछ और होगी और एल्यूमिनियम की कुछ और होगी? बिल्कुल। रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, मतलब सब्सटेंस अगर अलग अलग होंगे तो रेजिस्टिविटी भी अलग होगी। हाँ, एक ही सब्सटेंस है, अगर 2 अलग अलग शेप और साइज के, तो रेजिस्टिविटी अलग अलग नहीं होगी, सेम होगी। Resistivity of a substance depends on only 2 factors. Number 1 is temperature and number 2 its material. Temperature पर डिपेंड करती है और डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर।
और ये कैसे पता लगा? इस फॉर्मूले से थोड़ी पता लगा। इस फॉर्मूले से तो हमको लग रहा है कि रेजिस्टिविटी साहब एरिया की डायरेक्टली होगी और लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना। ये फॉर्मूला थोड़ी है, फॉर्मूला तो डेरिवेटिव फॉर्मूला ये है ना। देखो क्या फॉर्मूला आएगा निकल करके, रो इक्वल्स टू आर की जगह पर एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, साथ में वहां पर यहाँ पर क्या है एरिया ए और एल साथ में। ये तो हमने सिर्फ आर की वैल्यू पुट करी है और ए इंटू एल। क्या एल और एल कैंसिल हो रहे हैं, ए और ए कैंसिल हो रहे हैं? क्या डिपेंड कर रहा है क्या लेंथ और एरिया पर? नहीं डिपेंड कर रहा। यानी कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर और इंटू टाउ। ये आ गया रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, और जिससे हमको पता लगता है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती है और मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि मटेरियल ऑफ कंडक्टर के हिसाब से ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी वो बदल जाएगी। कहानी समझ में आ रही है ना सभी को? जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसके हिसाब से लेंथ पर एरिया पर टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी दिख रही है, इस फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ और एरिया पर डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है। मतलब रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती है किस पर, लेंथ पर और एरिया पर, है ना। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। क्लियर है कहानी? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये है आपके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ आपने आपको समझाया। छोटे छोटे का टॉपिक और बता देता हूँ, उसके बाद में बाइंड अप करता हूँ। आज आप लोग बोर होने लगे होंगे, है? और जैसे हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, ऐसे ही होता है कंडक्टेंस। मैंने शुरुआत में आपको बताया था क्या होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से रिप्लेस करते हैं या डिनोट करते हैं, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ऐसे ही जब रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी तो कंडक्टिविटी भी पढ़नी पड़ेगी ना, और ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। कैसी होती है? रेसिप्रोकल। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले टॉपिक में मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आपको समझाऊंगा, मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा, और मैं साथ ही साथ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाऊंगा करंट डेंसिटी, और साथ ही साथ इसके मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में या पढ़े लिखों की भाषा में वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहा जाता है। ठीक है ना? हालांकि अलग से नोटिफाई होकर के एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़े तो ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी। व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट इज द स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जो आज मैंने पढ़ी ये स्केलर फॉर्म है, हम आपको कल पढ़ाएंगे व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, है ना, या रेजिस्टिविटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जब रिलेशन आपको पढ़ाएंगे तो वो होगी ओम्स लॉ की वेक्टर। इज दैट क्लियर? सो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। स्टे होम, स्टे सेफ। एक और, चलो भाई एक और सुन लो, क्योंकि आप थको नहीं इसलिए आपके लिए कह रहा हूं मैं। अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, तौलने को तो सारा आसमान बाकी है। ठीक है ना? अभी बहुत पढ़ना है, 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, 8 चैप्टर तो इसी बुक में है, फर्स्ट बुक में, और 6 चैप्टर इसके बाद में सेकंड बुक में, 1 चैप्टर हटा दिया या 7 थे पहले। ठीक है ना? तो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।